नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ ही कर रहे हैं। मिशन 2024 के लिए बीजेपी की संगठनात्मक तैयारियां तेज हो चुकी है। आज नोएडा में पश्चिम क्षेत्र की बीजेपी की बड़ी बैठक है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश भर से, क्षेत्र से लेकर मंडल और जिला स्तर की बैठकें होंगी। तो बैठक का समापन यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह करेंगे और आज ही काशी क्षेत्र की बैठक वाराणसी में होगी। प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह बैठक में शामिल होंगे और ब्रज क्षेत्र की बैठक गोरखपुर में 18 मई को होगी। कानपुर और अवध क्षेत्र की बैठकें 19 मई को होंगी। 20 और 21 मई को जिला कार्यसमिति की बैठक होगी। मंडल कार्यसमिति की बैठक में 22, 23 और 24 मई को बैठक होगी। तो देखिए, ये बड़ी खबर है। आपको बता रहे हैं बीजेपी का मिशन 2024 को लेकर के टारगेट सेट है। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तैयारियां देखिए अभी से शुरू हो गई हैं और बीजेपी को बाखूबी पता है कि हमें किन किन क्षेत्र में कार्य करना है और उसमें सबसे पहले कार्य करना है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, जहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं आज भी कमजोर दिखाई देती है। हालांकि धीरे धीरे तमाम जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उन पर बढ़त बनाती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है, लेकिन और मजबूती के साथ लोकसभा चुनावों में बीजेपी को अपने आप को पेश करना है, तो इसके लिए तैयारियां अभी से करनी होंगी। प्रदेश भर में बैठकों का दौर अब शुरू हो जाएगा। बैठक का समापन यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह करेंगे। आज ही काशी क्षेत्र की बैठक वाराणसी में होने वाली है। प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह बैठक में शामिल होंगे और ब्रज क्षेत्र की बैठक गोरखपुर में 18 मई को होगी। कानपुर और अवध क्षेत्र की बैठकें 19 मई को होंगी। इसी के साथ साथ 20 और 21 मई को जिला कार्यसमिति की बैठक होगी। हम जल्द से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अपडेट है इन तमाम बैठकों को लेकर के, और इसी के साथ साथ मिशन 2024 के लिए बीजेपी की संगठनात्मक तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी का मिशन 2024 और 2024 को लेकर के तैयारियां तेज हो चुकी हैं और जैसा कि बीजेपी हमेशा से ही बहुत पहले से तैयारियां करना शुरू कर देती है और इसलिए अंत तक आने तक बीजेपी को ज्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ प्रिया राणा संवाददाता नोएडा से लाइव बनी हुई है। प्रिया राणा, पश्चिमी यूपी की बात करें तो हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है बीजेपी के लिए और पश्चिमी यूपी को साधना है, तो इसकी शुरुआत नोएडा से की जा रही है और नोएडा में महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने वाली है। इसके बारे में अपडेट दीजिए। अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रदेश मंत्री भी पहुंच चुके हैं। तो देखिए यहाँ के चलिए प्रिया, हम लौटेंगे आपके पास, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए, कानपुर और अवध क्षेत्र की बैठकें 19 मई को होंगी और काशी क्षेत्र की बैठक के लिए भी आज ही वाराणसी को चुना गया है। वाराणसी में बैठक होगी काशी क्षेत्र के लिए। तो मंडल कार्य समिति की बैठक में 22, 23 और 24 मई को होगी और मिशन 2024 के लिए बीजेपी की संगठनात्मक तैयारियां तेज हो चुकी हैं। रणनीति बनाई जाएगी, जातीय समीकरण देखे जाएंगे, महत्वपूर्ण सीटें देखी जाएंगी, महत्वपूर्ण चेहरे देखे जाएंगे, स्टार चेहरे देखे जाएंगे और इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा जाएगा। कितना मिशन कंप्लीट कर लिया है योगी सरकार ने, कितना कार्य किया है, उसको भी जन जन तक पहुंचाया जाएगा ताकि एक रूपरेखा तैयार की जाए कि न सिर्फ केंद्र सरकार यूपी का ख्याल रख रही है बल्कि प्रदेश सरकार भी यूपी का ख्याल रख रही है। प्रिया हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रिया, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त बीजेपी की जो अहम बैठक है यहाँ पर शुरू हो चुकी है। यहाँ पर देखिए मंत्रियों भी सब लोग पहुंच गए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो स्थानीय विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए जो बीजेपी है 2024 की अपनी तैयारियों को किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही है, जिसके बाद देखिए ये आज संगठनात्मक
बैठक यहाँ पर होने वाली है, जिसमें प्रदेश मंत्री भी खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। और देखिए अभी कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से देखिए बीजेपी ने निकाय चुनाव में अपनी बम्पर जीत हासिल की है, तो 2024 की तैयारियों को लेकर यहाँ पर काफी तेजी से बैठक की जा रही है, जिसमें हम देखना होगा क्योंकि किस तरीके की कार्यकारिणी यहाँ पर बनेगी और क्या कुछ संदेश यहाँ के, क्योंकि देखिए यहाँ पर लगातार कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं। चाहे हम नोएडा की बात करें या ग्रेटर नोएडा की बात करें, विधायक भी यहाँ पर वीरेंद्र सिंह भी पहुंच चुके हैं, महामंत्री भी पहुंच चुके हैं, संगीत सोम भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखना होगा कुछ ही देर में यहाँ पर बैठक शुरू होने वाली है। जैसा कि आप पीछे की तस्वीरों में देख रहे होंगे, तो इस समय यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं और सभी यहाँ पर अभी कार्य शुरू होने वाला है। ठीक है प्रिया, आप नजर बनाए रखिए, जैसे कुछ महत्वपूर्ण आता है हम तक पहुंचाइएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए, क्योंकि देखिए वहां पर तैयारियां तेज हो चुकी है, तमाम मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो चुका है और इसी के साथ साथ क्या क्या रहेगा महत्वपूर्ण ये देखना होगा। और जैसे कोई बड़ी अपडेट आती है वो हम आपको बताएंगे। आज नोएडा में पश्चिम क्षेत्र की बीजेपी की बड़ी बैठक है और इस लिहाज से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में शामिल होंगे। अब लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दबंगों से पिटाई के बाद पीड़ित परिवार पहुंचा ठाकुरगंज थाने पहुंचने पर पीड़ित परिवार के साथ दरोगा ने जमकर अभद्रता की। न्याय की गुहार लगाने पहुंचे पीड़ित परिवार के साथ दरोगा का अभद्रता करते वीडियो सामने आया है। करीब 6 से ज्यादा दबंगों ने पीड़ित की पिटाई की। पीड़ित परिवार ने वीडियो बनाकर पुलिस के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए जहां पर करीब 6 से ज्यादा दबंगों ने पीड़ित की पिटाई की है। पीड़ित परिवार ने वीडियो बनाकर पुलिस के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। लखनऊ से बड़ी खबर है। दबंगों से पिटाई के बाद पीड़ित परिवार पहुंचा ठाकुरगंज थाने पहुंचने पर पीड़ित परिवार के साथ दरोगा ने जमकर अभद्रता की है। न्याय की गुहार लगाने पहुंचे पीड़ित परिवार के साथ दरोगा का अभद्रता करते वीडियो सामने आया है और करीब 6 से ज्यादा दबंगों ने पीड़ित की पिटाई की है। पीड़ित परिवार ने वीडियो बनाकर पुलिस के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। तस्वीरें हैं आपके सामने, कुछ तस्वीरें देखिए। और इसमें गंभीर आरोप लगा है पुलिस पर, जहां पर एक पुलिस वाला पीड़ितों के साथ दबंगाई करते हुए दिख रहा है। दबंगों से पिटाई के बाद पीड़ित परिवार पहुंचा ठाकुरगंज थाने पहुंचने पर पीड़ित परिवार के साथ दरोगा ने जमकर की अभद्रता। न्याय की गुहार लगाने पहुंचे पीड़ित परिवार के साथ दरोगा की अभद्रता करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। देखिए आप किस तरह से पीड़ितों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, अभद्रता की जा रही है और सवाल पूछे जा रहे हैं अब इस पर कि क्या यही है हमारी पुलिस। जहां पर हम शिकायत करने जाते हैं वहां पर हम खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते, क्योंकि इस प्रकार का रवैया सामने आता है। नीलेश हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। नीलेश, क्या है ये पूरी खबर जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दरोगा बदतमीजी कर रहा है दबंगों के साथ जो इन पीड़ितों के साथ जो मारपीट हुई है, जब ये शिकायत करने आए तो इनके साथ दरोगा ने वो जबरदस्ती करी और अभद्रता करी। बता दो कि ठाकुरगंज थाना क्षेत्र का वीडियो है, जहां पर थाने के अंदर जो पीड़ित परिवार है शिकायत लेकर जाता है कि दबंगों के द्वारा उनको पीटा गया है। उस शिकायत को सुनने के बजाय उल्टा जो है दरोगा उन्हीं से अभद्रता करता हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं ये लखनऊ की ठाकुरगंज पुलिस का ये पहला कारनामा नहीं है कि जब इस तरीके से कोई दरोगा किसी पीड़ित को ही धमकाता हुआ नजर आ रहा हो, उसी के साथ अभद्रता करता हुआ नजर आ रहा हो। हालांकि पीड़ित परिवार ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर वायरल किया है, जिसके बाद ये दरोगा जो है सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि इससे पहले भी लोगों को बेवजह गाली देने का आरोप इस दरोगा के ऊपर लगा है। अब देखना होगा कि आला अधिकारी इस तरीके से पीड़ितों को धमकाने वाला, बर्ता करने वाले दरोगा के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई करते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर अगर हम बात करें तो इस दरोगा को लेकर काफी कुछ चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से पीड़ित परिवार ने बताया कि आधा दर्जन लोगों ने उनके परिवार की पिटाई की थी, जिससे परेशान होकर वो लोग थाने न्याय की गुहार लगाने पहुंचे थे और पुलिस पर भी पैसा लेकर जो है दबंगों का साथ देने का आरोप पीड़ित परिवार की तरफ से लगाया गया है। थाने के अंदर का ये पूरा वीडियो है, जहां पर दरोगा किस तरीके से महिलाओं के साथ और जो पीड़ित परिवार है उसके साथ भद्रता करता हुआ नजर आ रहा है, वो पूरा वीडियो में कैद हुआ है। देखना होगा आला अधिकारी इस पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं।
ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। वीडियो हमने भी बना लिया तो नहीं। गाजियाबाद थाना लोनी पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। आपको बता दें कि जवाबी फायरिंग में 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। वहीं घायल बदमाश के ऊपर गाजियाबाद समेत कई जिलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने दूसरे बदमाश के पास से गाड़ी, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। तो गाजियाबाद से पूरी खबर आपको बता रहे, पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, कार, तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद किया गया है। और इसी के साथ साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुठभेड़ की जगह की, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है और कार, तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद किया गया है। समाजवादी ट्विटर हैंडल है, समाजवादी ट्विटर सेल के नाम से, जिन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को तो देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है और बदमाश के पैर में गोली लगी है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, मौके से कार, तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद किया गया है। ऋषभ भारद्वाज ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ऋषभ, यहां पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं मुठभेड़ स्थल की, जहां पर एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई और पुलिस ने बदमाश को भी क्या गिरफ्तार कर लिया है? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद लोनी पुलिस के और बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश महराज को गोली लगी है। और बदमाश के आपराधिक इतिहास की बात करें तो गाजियाबाद समेत अन्य राज्यों में भी, अन्य जनपदों में भी इस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज है। जी शुक्रिया ऋषभ तमाम इस जानकारी के लिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर सत्ताधारी पार्टी पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि दमनकारी व्यवहार और धर्म का राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल अति गंभीर और अति चिंताजनक है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। जन विरोधी चुनौतियों को डटकर मुकाबला करने के लिए ठोस रणनीति बनाकर उनके हिसाब से आगे, खासकर लोकसभा आम चुनाव के लिए अभी से तैयारियों में जुट जाने के लिए बैठक बुलाई गई है। और एक और महत्वपूर्ण खबर बता दें, लखनऊ से आज से शुरू हो रही है यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं। 24 मई 2023 तक चलेंगी मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं। बोर्ड ने नकल रोकने के लिए सभी इंतजाम किए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। 1 लाख से ज्यादा बच्चे इस बार परीक्षा देंगे। सभी केंद्रों पर नकल रोकने के लिए कड़ी निगरानी की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू होने वाली हैं। 1 लाख से ज्यादा छात्र जो होंगे वो परीक्षाएं देंगे और इसी के साथ साथ सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं। ये एक बड़ी पहल भी है। सभी केंद्रों पर नकल रोकने के लिए इस बार कड़ी निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं। आज से यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 24 मई 2023 तक चलेगी मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं। बोर्ड ने नकल रोकने के लिए सभी इंतजामात किए हैं। अश्विनी द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लखनऊ से बने हुए हैं फोन लाइन पर। अश्विनी, यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं आज से ही और इस बार बड़े कदम उठाए गए, सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं परीक्षा केंद्रों पर। बोर्ड पंचदश की जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं
सही ढंग से परीक्षा कराने के लिए बोर्ड ने पूरी तैयारी कर ली है और परीक्षा केंद्र जो है वहाँ पर बाकायदा निगरानी की जा रही है कैमरे से। साथ ही साथ उन रस्ते बनाए गए हैं जो लगातार ज्यादातर देखते की परीक्षाएं जो होगी सही ढंग से हो रही कि नहीं। जो मदरसा जो बोर्ड विभाग के हैं तो अभी कुछ देर पहले ही तमाम जो अधिकारी थे इन लोगों ने बाकायदा तमाम जो मदरसे बोर्ड के ऑफिस से मकसद जो सेंटर थे वहाँ पर जाकर के जांच की है कि बच्चे परीक्षा दे रहे हैं वहाँ कहीं नकल तो नहीं है। क्योंकि अमूमन होता था नकल होती थी, असल में जो भी दिक्कतें होती थी इनको दूर किया गया, साथ ही साफ सही परीक्षाएं इस बार कराई जा रही थी। ठीक है अश्विनी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। 24 मई 2023 से ये परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। तो बोर्ड ने नकल रोकने के लिए सभी इंतजाम किए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं। तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। 1 लाख से ज्यादा बच्चे इस बार परीक्षा देंगे और सभी केंद्रों पर नकल रोकने के लिए कड़ी निगरानी है। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड की परीक्षा शुरू हो चुकी है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का औचक निरीक्षण। चेयरमैन के निरीक्षण से मदरसों में हड़कंप मच गया। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए मौके पर निकले चेयरमैन। मदरसों का दौरा कर रहे हैं। पुराने लखनऊ के इरम निस्वा स्कूल पहुंचे चेयरमैन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए मौके पर निकले चेयरमैन और औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। देखिए बोर्ड के चेयरमैन मदरसों का दौरा कर रहे हैं। पुराने लखनऊ के इरम निस्वा स्कूल पहुंचे चेयरमैन। वहां पहुंच करके देखा कि क्या तैयारियां हैं, जो कहा जा रहा है, जो निर्देश दिए जा रहे हैं, क्या उसे फॉलो किया जा रहा है या नहीं। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का औचक निरीक्षण, यानी कि इस बार तय है कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बरती नहीं जाएगी। बोर्ड के चेयरमैन कर रहे मदरसों का दौरा। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई जांच के बाद जागा एलडीए प्रशासन। अंसल एपीआई ने एलडीए की 400 करोड़ रुपए दिए ही नहीं। एलडीए सचिव पवन गंगवार ने वसूली के लिए बिल्डर को नोटिस भेजा। खरीदारों का कितना पैसा लेकर बिल्डर भागा, अफसरों के पास जानकारी ही नहीं है। सैकड़ों लोगों ने बिल्डर के खिलाफ रेरा में मामला दर्ज कर रखा है। रेरा ने पहले ही अंसल के खिलाफ 263 आरसी जारी कर रखी है। सीबीआई जांच शुरू होने के बाद एलडीए नोटिस जारी कर रहा है। जमीन अधिग्रहण के 400 करोड़ रुपए डकार गया अंसल। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी फाइल दबाए बैठे हैं। सीबीआई जांच में अफसरों की गर्दन फंसी तो नोटिस जारी होगा और अंसल अपनी जमीनें बेच पैसा लेकर निकल गया। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं। अंसल देखिए कितनी ही आसानी से अपनी जमीनें बेचकर पैसा लेकर के भाग गया, लेकिन अधिकारी जो हैं वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। रेरा ने पहले ही अंसल के खिलाफ 263 आरसी जारी कर रखी है। सीबीआई जांच शुरू होने के बाद एलडीए नोटिस जारी कर रहा है। जो काम सीबीआई जांच से पहले हो जाना चाहिए था वो सीबीआई जांच शुरू होने के बाद हो रहा है। जमीन अधिग्रहण के 400 करोड़ रुपए डकार गया अंसल। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी फाइल दबाए बैठे हैं। क्यों दबाए बैठे हैं, इस पर भी सवाल बनता है। तो अंसल अपनी जमीनें बेच पैसा लेकर निकल गया, लेकिन अधिकारी फाइल दबाए बैठे हैं। सीबीआई जांच के बाद जागा एलडीए प्रशासन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंसल एपीआई ने एलडीए के 400 करोड़ रुपए दिए ही नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक समय था जब गोरखपुर शहर के बीचों बीच तिवारी के हाथा से प्रदेश की सियासत तय होती थी। जिस हरिशंकर तिवारी के हाथा से प्रदेश की सियासत तय होती थी वो दुनिया से अलविदा हो चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। पूर्वांचल के पहले बाहुबली नेता के रूप में विख्यात हरिशंकर तिवारी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने अपनी कर्मभूमि गोरखपुर में ही अंतिम सांस ली। हरिशंकर तिवारी यूपी के पहले ऐसे माफिया डॉन थे जो माननीय बने। उनके कद का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एमएलए बनने के बाद
सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, मंत्री वो जरूर बनते थे। बीजेपी, सपा, बसपा सभी ने अपनी सरकार में हरिशंकर तिवारी को मंत्री बनाया। हरिशंकर तिवारी का जन्म चिल्लूपार में हुआ था। उन्होंने पहली बार 1985 में जेल में रहकर गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। हरिशंकर तिवारी ने जेल में रहते हुए चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी। जेल से जीतने वाले प्रदेश के वो पहले विधायक बने। हरिशंकर तिवारी को यूपी के बड़े ब्राह्मण नेता के रूप में जाना जाता था। 1998 में हरिशंकर तिवारी कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री बने। हरिशंकर तिवारी राम प्रकाश गुप्त और राजनाथ सिंह की सरकार में भी मंत्री रहे। वो मायावती और मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी मंत्री रहे। एक जमाने में हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों की राजनीति के धुरी थे। हरिशंकर तिवारी की विरासत उनके 2 बेटे संभाल रहे हैं। बड़े बेटे भीष्म शंकर तिवारी खलीलाबाद से सांसद रह चुके हैं, जबकि छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी चिल्लूपार से विधायक रह चुके हैं। हरिशंकर तिवारी ने 1984 से 2007 तक चिल्लूपार से विधायक रहे। अब चिल्लूपार सीट से उनके छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी चुनाव लड़ते हैं। पिता के निधन पर विनय शंकर तिवारी बेहद दुखी हैं। हरिशंकर तिवारी के निधन से यूपी की सियासत में शोक की लहर है। सभी नेता हरिशंकर तिवारी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं और उनके निधन पर शोक जता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे और लगातार कई बार विधायक रहे। स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी का जो आकस्मिक निधन हुआ है वो बहुत ही दुखद है और सार्वजनिक जीवन में उन्होंने एक लंबी लकीर खींची और उसके लिए हमेशा वो याद किए जाएंगे। उनके निधन पर हम हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके आत्मा को शांति प्रदान करें। बहुत युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे। आज भी इस उम्र में भी युवा उनका नाम लेते थे और उनके इस निधन से सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। आज मैं यहाँ पे आई, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की, उनके परिवार से मिलकर मैंने संवेदना व्यक्त की। ईश्वर परिवार को सहने की शक्ति दे, प्रभु अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे। बहुत दुख का क्षण है। पूर्वांचल की बहुत बड़ी क्षति है। बहुत सारे नौजवानों की आशा के केंद्र। मेरा सौभाग्य रहा है कि लंबे समय तक मैंने उनके साथ विधानसभा में काम किया। वास्तव में किसी विधायक की लोकप्रियता सदन में क्या होती है मैंने अपनी आंखों से देखा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति। पंडित हरिशंकर तिवारी आज हम लोग के बीच में नहीं है। यह निश्चित रूप से एक युग का अंत हुआ है। ब्राह्मणों के सिरमौरे थे, एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे और सारे समाज को एक साथ लेके चलने वाले व्यक्ति थे। आज उनके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है जिसे भरा नहीं जा सकता। हम सारे लोग मर्माहत हैं और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करते हैं। चुनावी लड़ाई में सबसे पहले 2007 में हरिशंकर तिवारी ने मात खाई थी। उन्हें विधानसभा चुनाव में राजेश त्रिपाठी ने हराया था। हरिशंकर तिवारी के विरोधी कहे जाने वाले राजेश त्रिपाठी ने भी उनके निधन पर शोक प्रकट किया है। वहीं 2012 में मिली चुनावी हार के बाद से हरिशंकर तिवारी ने अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे दे दी। एक जमाना था जब हरिशंकर तिवारी की तूती बोलती थी। एक समय था जब गोरखपुर शहर के बीचों बीच तिवारी के हाथा से ही प्रदेश की सियासत तय होती थी। लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है। धीरे धीरे हरिशंकर तिवारी का रसूख सिमटते गया और आज वो भी दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। गोरखपुर से हरेंद्र दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।